Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will do some objective questions on the chapter matrices and determinants, and specifically we will be dealing with questions which involve solving a system of linear equations. Alright, most of the times we get a lot of questions based on this topic in your JEE Mains Advanced as well. Alright, now you know that solving a system of equations can be done by two methods. One is matrix method, other is determinant method. Now matrix method is a bit lengthier, that we use mostly for subjective questions, क्योंकि उसमें देखो इनवर्स निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का, और इनवर्स के लिए वी हैव टू फाइंड इट जॉइंट. ऑलराइट, तो हम ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रेफर करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, और वी कॉल इट एज क्रैमर्स रूल, बिकॉज वी जस्ट हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और उसमें जो कंडीशंस होती हैं यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी या नो सोल्यूशन की, वो भी अप्लाई करनी सिंपलर होती है. Is it all right? So we'll be dealing with a lot of questions, जिसमें mostly we'll be doing previous year questions. So look at the first question on your screen. Is it all right? So as you can see, the first question is from JEE Mains 2020. Let us read the question. Question है, if the system of linear equations, we are given three equations in three unknowns, three variables, it has more than two solutions. आपको कहा है अगर इसके more than two solutions हैं तो mu minus lambda square की वैल्यू बतानी है, एंड इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जिनमें ऑप्शंस नहीं दी होती. तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अब देखो तीन इक्वेशंस जो दी हैं, लेट अस राइट द इक्वेशंस. पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा प्लस 3z इज इक्वल टू 10. एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन में बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 था, तो फर्स्ट इक्वेशन वाज दिस, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, राइट. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, x प्लस 2y प्लस 3z इज 10, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू. अब देखो, जब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं, तो ये इक्वेशंस एक तरह से प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 3D में. तो मोर देन टू सॉल्यूशंस का मतलब है कि प्लेन्स दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जो आपके पास तीन प्लेन्स होते हैं, या तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मतलब नो सॉल्यूशन होगा, या फिर एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो जब आपको ये कहा गया है कि दे हैव मोर देन टू सॉल्यूशन, it means that this system of equations has infinitely many solutions. ये मतलब है. अब देखो कंडीशन क्या होती है infinitely many solutions की, कि आपके पास डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 and डेल्टा 3, all these determinants are equal to 0. Now what is delta? डेल्टा इज जब आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लेके डिटर्मिनेंट बनाते हो, तो एक एक करके लेते हैं. तो लेट मी टेक डेल्टा ओवर हेयर. सो डेल्टा विल बी इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स आएंगे 1 3 3, सेकेंड कॉलम विल गिव यू कोफिशिएंट्स ऑफ वाई एज 1 2 2, और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट्स ले लो 1 3 लैम्डा. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. अब देखो, इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट करो, किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपैंड कर सकते हो. 3 1 है, चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लो. तो सॉल्व करके यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो ये हमारा डेल्टा होता है. अब देखो, डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए. लेट अस राइट डेल्टा 1, या फिर इसको डेल्टा एक्स भी कहते हैं. तो इसमें व्हाट वी डू इज, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा, मतलब पहला कॉलम, that is replaced by constants. तो first column will be replaced by constants, that is 6 10 mu. Second third column as it is आएंगे, मतलब y के coefficients और z के coefficients will come as it is. So I have 1 2 2 1 3. अब देखो, ये lambda है जिसकी वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर दो. तो ये भी कितना होना चाहिए, 0, because we said for infinitely many solutions all the determinants are 0. अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम से कर लो, और यू कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट म्यू टू बी इक्वल टू 14. तो म्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14.
इज इट ओके? अब देखो सिर्फ डेल्टा या डेल्टा 1 के जीरो होने से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, आपके सारे डिटर्मिनेंट जीरो होने चाहिए. तो लेट अस राइट नाउ डेल्टा 2. डेल्टा 2 में आपका कॉलम 2 जो है, मतलब जो ये y के कोफिशिएंट्स हैं बेटा, ये रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से 6 10 म्यू से. तो 6 10 म्यू से हमने रिप्लेस किया है किसको? y के कोफिशिएंट्स को. फर्स्ट और थर्ड कॉलम डेल्टा वाले एज इट इज आएंगे, दैट इज 1 3 3 और 1 3 लैम्डा, ये एज इट इज आएंगे. इसमें देखो अगर हम ये म्यू और लैम्डा की वैल्यूज पुट कर दें जो हमने निकाली हैं, सो इफ यू पुट दिस म्यू एज 14 एंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 1 एंड सिंप्लीफाई, देन यू विल गेट 0. तो ये आप करके देख सकते हो. म्यू की वैल्यू 14 पुट करो, लैम्डा की 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, वो 0 आएगी. सिमिलरली डेल्टा 3 भी हमारा 0 होना चाहिए. डेल्टा 3 में हम क्या करते हैं, कॉलम 3 जो है उसको रिप्लेस करते हैं बेटा. ये कॉलम 3 है कोफिशिएंट ऑफ z, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉलम ऑफ कांस्टेंट्स 6 10 म्यू. तो ये आ जाएगा 6 10 म्यू. x के कोफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे जो कि है 1 3 3. तो लेट मी राइट हियर 1 3 3. इज इट ऑल राइट? दिस इज 1. तो दीज वी राइट एज इट इज. फिर y के कोफिशिएंट्स भी सेम आएंगे विच आर 1 2 2. तो लेट अस राइट हियर 1 2 2. इज इट ओके? ये अब यहां पे अगर हम म्यू की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी 14, सो इफ यू पुट दिस म्यू एज 14 एंड सिंप्लीफाई, अगेन यू विल गेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. तो आप सॉल्व करके देख सकते हो. इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज 1 एंड वैल्यू ऑफ म्यू इज 14. अगर हम ये लेते हैं तो हमारे चारों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स इफ यू टेक दिस, देन वी विल गेट infinitely many solutions, that is more than 2 solutions. अब वैल्यू किसकी पूछी है देखो हमें, we are supposed to find mu minus lambda square. So that means now let us obtain mu minus lambda square. So this will be 14 minus 1 square. So that means final answer will be equal to 13. Is it all right? तो इस क्वेश्चन में बेटा जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा? 13. Is it all right? That is the answer. तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी. Got it? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at second question. Second question is also from JEE Mains 2020. Let us see the question. You are again given 3 equations in 3 variables x, y, z और आपको कहा है they have solutions x, y, z where z is not equal to 0. तो आपको बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है. इसका मतलब आपको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए. ऑलराइट, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखो इसमें 3 इक्वेशंस गिवन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट दैट फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y and plus kz is equal to 1. Second equation is this 2x plus y plus z is equal to 2. And third equation is 3x minus y minus kz is equal to 3. और आपको कहा है कि इसका सॉल्यूशन है ऑर्डर ट्रिपलेट x y z where z is not equal to 0. तो आपको x और y किस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है ये बताना है. That means as you can see in the options you have to find a relation between x and y. Is it all right? अब x और y चाहिए तो हमें z एलिमिनेट करना पड़ेगा. नाउ ऑब्जर्व इन तीनों इक्वेशंस में आप यहां पे देखो दिस इज kz, दिस इज माइनस kz. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो बेटा फर्स्ट को और थर्ड को, लेट अस नेम द इक्वेशंस एज 1 2 एंड 3. तो इफ यू ऐड 1 एंड 3, z आपका वैनिश हो जाएगा एंड यू विल गेट ए रिलेशन इन x एंड y. Is it all right? तो इसमें सिंपली इनको 1 और 3 को ऐड करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा. तो लेट अस ऐड 1 and 3, right? Because we want a relation in x and y, so z needs to be eliminated. So on adding we get x minus 2y plus kz plus left hand side of 3 is 3x minus y minus kz. Right side would be 1 plus 3. Now you can see kz will be cancelled. So we are getting 4x minus 3y is equal to 4. This can be written as 4x minus 3y
-4 इज इक्वल टू 0। तो x और y ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2D में, तो x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन सी है ऑप्शन, लेट अस चेक। 4x - 3y -4 इक्वल टू 0, दैट इज C. So that means in this case C option will be correct. Got it? तो C option हमारी करेक्ट आएगी। Let's move on to the next question. Look at question number 3. थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है। We are given let S be the set of all lambda belonging to R for which this system of equation has no solutions. तो आपको बताना है जो सेट S है जिसमें लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं, it contains more than 2 elements, exactly 2 elements, is an empty set or it is a singleton set. So let us start solution of this question. अब पहले तो we are going to write all the three equations which are given to us. तो first equation is 2x minus y plus 2z is 2. So let's see. 2x minus y plus 2z is equal to 2, right? Look at the second equation. X minus 2y plus lambda z is equal to -4. Then the third equation is x plus lambda y plus z is equal to 4. आपको कहा है this system of equations has no solutions. अब देखो no solution की क्या कंडीशन होती है if you are using determinant method, that is Cramer's rule. तो determinant method में no solution तब होता है जब डेल्टा 0 हो and at least one of, दूसरी कंडीशन क्या होती है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। ठीक है, कम से कम एक इनमें से नॉन जीरो होना चाहिए और डेल्टा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम विल हैव नो सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस कंडीशन दैट डेल्टा इज 0। अब डेल्टा आपको पता ही है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। सो लेट अस राइट नाउ, पहले कॉलम में लेंगे हम x के कोफिशिएंट्स विच आर 2, 1, 1, सो वी हैव 2, 1, 1। फिर लो y के कोफिशिएंट्स -1, -2 लैम्डा, सो -1, -2 एंड लैम्डा। देन वी टेक कोफिशिएंट ऑफ z 2 लैम्डा 1, सो 2 लैम्डा 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इज इट ऑल राइट? अब देखो इसको सॉल्व कर लो, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो और यू कैन यूज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल्सो। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे यू विल गेट 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ जाएगा। ये आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मिडिल टर्म करते हैं स्प्लिट। सो वी गेट 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -1 इज 0। सो वी हैव 2 लैम्डा कॉमन, lambda -1 plus 1 into lambda -1 is 0. So दो फैक्टर्स जो हमारे आए वो हैं lambda -1 into 2 lambda plus 1, 0. That means either value of lambda will be 1 or -1/2. अब देखो सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 होने से इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन नहीं होता, वो तो इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशंस में भी होता है। तो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस में डेल्टा के साथ साथ बेटा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे 0 होते हैं, जैसे हमने देखा था क्वेश्चन में। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब लैम्डा की दो वैल्यूज आई हैं तो हम एक एक करके चेक करेंगे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लैम्डा इक्वल टू 1। लेट अस कैलकुलेट डेल्टा 1। अब देखो डेल्टा 1 कैसे निकालना होता है, जब आप x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हो कांस्टेंट से। तो इस इक्वेशंस में कांस्टेंट्स आर 2, -4 एंड 4। तो लेट मी पुट ओवर हियर 2, -4 एंड 4। तो जो x के कोफिशिएंट्स का कॉलम था वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया। अब कॉलम 2 जो y के कोफिशिएंट्स हैं और कॉलम 3 जो z के कोफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज आएंगे। -1, -2 लैम्डा ये हो गया, और फिर हमारे पास है 2 लैम्डा 1। दिस इज 2, दिस इज लैम्डा, दिस इज 1। अब आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ और यहाँ, तो हम ले रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये वाला लैम्डा भी 1 से रिप्लेस करो और इस लैम्डा को भी 1 से रिप्लेस कर दो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर लो।
तो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करने पे बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -6 विच इज नॉन जीरो। तो देखो हमने कहा था नो सॉल्यूशन के लिए कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा 1 नॉन जीरो आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 we have delta equal to 0 and delta 1 is non-zero, that means system has no solution। तो एक वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 1। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं लैम्डा इक्वल टू -12। सो नाउ लेट अस टेक वैल्यू ऑफ लैम्डा टू बी -12। इसके लिए लेट अस फाइंड डेल्टा 1। इज इट ओके? ये देखो यही हमारा डेल्टा 1 था। लेट अस राइट द सेम थिंग। तो कॉलम 1 रिप्लेस होगा कांस्टेंट से, y के कोफिशिएंट्स -1 -2 लैम्डा और z के कोफिशिएंट्स जो थे हमारे 2 लैम्डा 1 वो एज इट इज आएंगे। इस केस में हमारे पास ये जो दो जगह पे बेटा लैम्डा है जिसकी वैल्यू आपने देखो कितनी ले रही है -12। नाउ वी आर टेकिंग लैम्डा एज -12। तो यहाँ पे भी लैम्डा की जगह -12 लो, यहाँ भी लैम्डा की जगह -12 ले लो और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27/2 विच इज अगेन नॉन जीरो। इज इट ऑल राइट? तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स वी हैव फॉर लैम्डा इक्वल टू -12 ऑल्सो वी हैव डेल्टा इक्वल टू 0 and delta 1 is non-zero, so that means system has no solution। तो इसका मतलब लैम्डा दोनों वैल्यूज ले रहा है बेटा, 1 भी ले रहा है और -1/2 भी। तो इसका मतलब जो अगर हम सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में वी विल हैव लैम्डा इक्वल टू 1, -1/2। अब आपको कहा था सेट जो S है वो है विच कंटेन्स ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो set S will contain two elements 1, -12। Is it all right? So these are exactly two elements. All right? तो हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि S contains how many elements? Look here. Question was S is the set of all lambda belonging to R for which the system has no solution. Then S contains exactly 2 elements. That is in B option. All right? देखो A option wrong है, more than 2 elements. C option empty set is wrong. D option singleton set means contain 1 element, that is wrong. So S contains exactly 2 elements, that means B option will be correct. Got it? So let's move on to the next question now. Look at question number 4 on your screen. Now again this is JEE Mains 2020 question. Let's see, read the question first. We are given S is the set of all integral solutions x, y, z. Integral solution means that beta x, y, z all are integers of the system of equations and such that x square plus y square plus z square that lies between 15 to 150. फिर आपको कहा है number of elements of S is equal to. Is it all right? तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम solution। ये देखो, तो S is the set of all integral solutions। तो पहले इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x - 2y and +5z is equal to 0। सेकेंड इज -2x + 4y and +z is equal to 0। थर्ड इज -7x + 14y and +9z is equal to 0। अब देखो आप नोटिस करो यहाँ पे कांस्टेंट सारे 0 हैं। हर टर्म की हर इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री बेटा 1 है। तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कैसा है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास ये सिस्टम जो होता है आपको याद होगा इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस के बारे में ये बात होती है। क्यों हमेशा कंसिस्टेंट होता है बेटा? क्योंकि एक सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है ना 0 0 0। राइट साइड पे 0 है तो अगर आप वेरिएबल्स को 0 ले लो तो इसमें या तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन विच इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। और ये तब होल्ड करता है जब डेल्टा इज नॉन जीरो। और दूसरा ये होता है या फिर इसका होंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस
या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? इज इट ऑल राइट? वो तब होते हैं बेटा जब डेल्टा की वैल्यू होता है 0। अब आप देखो, अगर हम ट्रिवियल सॉल्यूशन देखें तो वो सिर्फ ये वाला होता है 0 0 0। तो अगर आप ये वाला केस ले रहे हो, नोटिस करो इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट विल कम आउट टू बी 0। तो दिस केस इज रिजेक्टेड. व्हाई इट इज रिजेक्टेड? बिकॉज you are given S is the set of all integral solutions which satisfy this inequality कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 15 से 150 के बीच में लाई करना चाहिए. इज इट ऑल राइट? तो दिस केस विल बी रिजेक्टेड क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है. Is it okay? That means your system will have infinitely many solutions. तो इस सिस्टम के infinitely many solutions है. आप देखो, चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो. जैसे देखो डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा विल कम आउट टू बी 0. इफ यू वांट यू कैन चेक. x के कोफिशिएंट्स हैं 1 -2 -7, तो दैट विल बी फर्स्ट कॉलम 1 -2 -7. y के कोफिशिएंट्स देखो क्या है बेटा, -2 4 14. So we have -2 4 and then 14. और फिर z के कोफिशिएंट्स हैं 5 1 and 9. Is it all right? ये अब अगर आप ये देखो कि अगर आप कॉलम 2 में से -2 को ले लें हम कॉमन, इफ यू टेक -2 कॉमन, देन डेल्टा विल बी -2 हमने लिया देखो कॉमन. तो फर्स्ट कॉलम है आपका 1 -2 -7, देन अगेन 1 -2 -7 5 1 and 9. You can see that these two columns are identical. किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी बेटा दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये वाला केस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला, जिनको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं. अब वो सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे? आपको कहा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. तो वी कैन टेक एनी टू इक्वेशंस. तो मान लो आप यहाँ पे ले लो बेटा फर्स्ट टू इक्वेशंस, ये वाली और ये वाली. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकालने का तरीका ये होता है, चाहे सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को आप k या लैम्डा कुछ भी मान लो, वेयर दैट k या लैम्डा इज एनी रियल नंबर. देन वी विल हैव टू इक्वेशंस इन x एंड y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सॉल्व करके x और y लैम्डा की टर्म्स में निकालेंगे. इज इट ऑल राइट? लुक हियर. तो यहाँ पे देखो हम एज्यूम कर लेते हैं टू फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इज इट ऑल राइट? वी वांट टू फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. कौन से होंगे? तो लेट अस पुट z be equal to lambda where lambda is any real number. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन विल बी x minus 2y equal to -5 lambda. तो आई एम राइटिंग इट ओवर हेयर, x minus 2y equal to -5 lambda. सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, -2x plus 4y is -z. तो -2x plus 4y is equal to how much? -lambda. Isn't it? ये हमारे पास ही आएगा. तो these are the two equations. अब देखो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाए. So we are getting 2x minus 4y is equal to -10 lambda and -2x plus 4y is equal to -lambda. अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड करते हो बेटा, वी आर गेटिंग 0 is equal to -11 lambda. That means lambda is equal to 0. लैम्डा देखो हमने क्या लिया था, z लिया था. तो इसका मतलब ये पता चला हमें कि z हमेशा क्या होगा, 0 होगा. अगर z 0 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, चाहो तो फर्स्ट में पुट करो z को 0 या सेकेंड में या थर्ड में. इज इट ऑल राइट? इन एनी ऑफ द इक्वेशंस यू कैन पुट z इक्वल टू 0. तो फर्स्ट में अगर पुट करते हैं वी गेट x minus 2y is equal to 0. So this implies x minus 2y is 0. पता है सेम ही कंडीशन आएगी. देखो अगर आप z इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो भी वही आएगा, -2 से डिवाइड करके. इसमें पुट करोगे z को 0 तो भी वही आएगा, -7 से डिवाइड करके. तो कुछ भी ले लो आपके पास सेम कंडीशन आएगी. अब हम ये यूज करते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 15 to 150. एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे x को लिख लेते हैं 2y.
इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं कि z 0 है and x is equal to 2y. Now we use the condition which is given to us that 15 is less than equal to x square plus y square plus z square is less than or equal to 150. ये दोनों कंडीशंस यहाँ अप्लाई करो तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस x by 2y and z by 0. That means we have 15 is less than equal to 4y square plus y square plus 0 is less than or equal to 150. Is it all right? तो z को 0 पुट किया और x को कितना 2y. That means we are getting 15 is less than equal to 5y square is less than equal to 150. इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी को 5 से, तो वी आर गेटिंग 3 इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 30. अब देखो y आपका रियल नंबर है, ठीक है, तो 3 से 30 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं? तो y स्क्वायर क्या क्या वैल्यू ले सकता है? सो y स्क्वायर कैन बी 4, 9, 16 एंड देन 25. यही परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं between 3 and 30. That means y can take values plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 and plus minus 5. तो y कितनी वैल्यूज ले रहा है बेटा? These 5 values. Corresponding values आपकी x की आ जाएंगी, x is 2y. तो जैसे अगर आपने y2 लिया तो x will be 4, y is minus 2, x will be minus 4 और z हमेशा 0 है. तो जितनी वैल्यूज y ले रहा है उतने ही हमें ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेंगे x, y, z, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा. x is 2y, 2y, y, 0, क्योंकि z 0 है. तो बस y की वैल्यूज पुट करते जाओ, उतने ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे. तो y इज टेकिंग 6 वैल्यूज, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स कितने होंगे बेटा? 8. तो देयर विल बी 8 सच सॉल्यूशंस. ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. तो देखते हैं यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8. इज इट ऑल राइट? तो S be the set of all integral solutions, तो number of elements S में are 8. Got it? So this was the question of JEE Mains 2020. Let's move on to the next question. अब देखो question number 5. Fifth question you can see is again from JEE Mains 2020. Is it all right? तो ये देखो इस 2020 का question. Read the question first of all carefully. फिर से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है और राइट साइड पे जीरोस हैं, मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और कहा है इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस फॉर सम k बिलोंगिंग टू R. देन वी हैव टू फाइंड x प्लस y अपॉन z. तो ये क्वेश्चन देखते हैं हाउ वी आर सपोज टू डू दिस वन नाउ. ठीक है, पहले इक्वेशंस लिख लो. फर्स्ट इक्वेशन एज यू कैन सी is x plus y plus 3z is 0. Second is x plus 3y plus k square z is 0. Right? तीसरी इक्वेशन देखो ये है 3x plus y, 3x है, 3x plus y, then we have plus 3z 0. अब देखो अगेन बेटा, क्योंकि राइट साइड कांस्टेंट है, हर टर्म की डिग्री सेम हो गई, तो अगेन दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ऑलराइट, तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब आपको दिया है कि इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो इसके अगर हैं नॉन जीरो सॉल्यूशंस, इसका मतलब दिस सिस्टम हैज गॉट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बेटा. तो उसकी कंडीशन होती है कि डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0. तो हम डेल्टा लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. पहला कॉलम लो, x के कोफिशिएंट्स 1, 1, 3, सो वी हैव 1, 1, 3. फिर लो y के कोफिशिएंट्स 1, 3, 1. फिर लो z के कोफिशिएंट्स 3, k स्क्वायर 3. This will be equal to 0. Is it all right? अब देखो again you can expand this determinant by any row or any column. On solving you will get k square to be equal to 9. k square की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9. इसका मतलब k will be either 3 or -3, plus minus 3. अब देखो हमें k नहीं निकालना,
हमें क्या चाहिए, वी नीड टू ऑब्टेन x प्लस वाई अपॉन जेड. इज इट ऑल राइट? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे y अपॉन जेड है ना, तो हम y और z में रिलेशन निकालते हैं. तो लुक एट दीज टू इक्वेशंस. ये देखो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इनकी नंबरिंग कर देते हैं. लेट अस कॉल दिस एज फर्स्ट, दिस एज सेकेंड एंड दिस एज थर्ड. तो क्योंकि हमें y अपॉन z चाहिए था, तो x को एलिमिनेट करने के लिए लेट अस डू 1 माइनस 2. इज इट ऑल राइट? या फिर 2 माइनस 1 कुछ भी कर सकते हो. तो लेट अस डू 2 माइनस 1 सो दैट x इज एलिमिनेटेड. तो ये हो जाएगा 3y माइनस y, दैट इज 2y. ऑल राइट, देन वी हैव k स्क्वायर माइनस 3z. तो प्लस वी हैव k square minus 3z is equal to 0. We have this. Now put value of k square as 9. So we have 2y plus 9 minus 3, 6z is equal to 0. That means we have 2y is equal to minus 6z. That is y is equal to minus 3z. Got it? That means value of y upon z is coming out to be minus 3. तो y अपॉन z हमें मिल गया -3. अब हमें देखो क्या चाहिए, वी नीड इन द क्वेश्चन दिस वैल्यू x प्लस वाई अपॉन z. तो अब x की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 में पुट कर देते हैं जो हमने निकाला है. हमारे पास y कितना आया है, -3z. तो इसको पुट कर दो इन 1. पुट दिस रिजल्ट इन 1. फर्स्ट इक्वेशन एक बारी दोबारा लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन वॉज x plus y plus 3z is equal to 0. This was 1. So let us put y as minus 3z या y plus 3z 0 है, इकट्ठा पुट कर दो या ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे बेटा ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x एज 0. तो x 0 आ गया और y अपॉन z इज -3. सो दैट मीन्स वी गेट फ्रॉम हेयर x प्लस y अपॉन z, जो वैल्यू हमें पूछी थी, that will be equal to 0 minus 3, that is equal to -3. So this is going to be the answer, right? Let us take the options. So इस केस में आप देखो -3 A ऑप्शन है, तो that means A ऑप्शन will be correct. तो होमोजेनियस सिस्टम हमें दिया था, नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और उसकी कंडीशन ये होती है डेल्टा इज इक्वल टू 0. इज इट ऑल राइट? ये तो के स्क्वायर हमारा 9 आ गया, के इज प्लस -3, तो उससे हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम JEE Mains 2020. क्वेश्चन इज, if the system of linear equations where ABC are real numbers are non-zero, ABC real numbers हैं, non-zero हैं और distinct हैं, और system of equations का देखो solution कैसा दिया है, non-zero solution. Alright, then you have to tell कि ABC कौन सी option satisfy करते हैं. तो let us now see solution of this question. Again we write the equations first. First equation is 2x plus 2ay plus az is equal to 0. Second equation is 2x plus 3by plus bz is equal to 0. And the third equation is 2x plus 4cy plus cz is equal to 0. Again you can see that right hand side is 0. That means यहाँ पे हर टर्म की डिग्री सेम है, तो this is homogeneous सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इज इट ऑल राइट? जिसके बारे में आपको दिया है कि इट हैज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो सोल्यूशन. तो सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशंस. तो अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशंस का मतलब है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस होंगे. तो कंडीशन इज दैट डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0. तो लेट अस टेक दिस डेल्टा. That is determinant formed by taking coefficients of x, y and z. x के coefficients आप notice करो, they are 2, 2 and 2. फिर लो y के coefficients which are 2a, 3b, 4c. Got it? फिर लो z के coefficients a, b, c. This will be equal to 0. इसमें अगर आप चाहो तो एक term 0 बना सकते हो. जैसे यहाँ पे देखो, we can make this to be equal to 0.
कैसे? 2a minus 2a करके. तो we can apply this transformation. C2 goes to C2 minus 2 times C3. Let's see what do we get. Column 1 as it is रहने देते हैं. 2 2 2. This is 2a minus 2a 0. 3b minus 2b will be b. 4c minus 2c will be 2 times c. Then this as it is. ठीक है, ये हो गया हमारा 0. अब अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो. ऑन एक्सपैंडिंग लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो यहाँ पे रो 1 से वी कैन एक्सपैंड. वी विल हैव प्लस माइनस प्लस. अगर आप चाहो, आपको लग रहा है बेटा 3 2 हैं, हम 2 2 को 0 बनाना चाहते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अगर आप रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो, वी गेट 2 टाइम्स BC माइनस 2BC. देन माइनस 0 छोड़ दो, प्लस a टाइम्स 4c minus 2b is equal to 0. Let's see what do we get. This is 2 times minus bc. This is plus 4ac and minus 2ab is equal to 0. Let us divide this equation by say 2abc. 2abc से divide कर दो. तो what are we getting? We are getting minus 1 upon a plus 2 upon b और माइनस प्लस. ठीक है, माइनस आएगा, सॉरी. तो वी विल हैव दिस एज माइनस. तो माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0. ये आ गया. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी. तो आपको याद है ना, जब ट्वाइस द मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, द टर्म्स आर इन AP. So this implies 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. So this is the required solution. All right. So 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. देखो ऑप्शन इस फॉर्म में होंगी, या फिर आपको पता है अगर ये AP में है तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि A, B, C will be in HP. तो दोनों में से जो भी बात दी होगी बेटा, वो ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी. लेट अस चेक दी ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में देखो, आपको HP तो नहीं दी है, ये दिया हुआ है 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C आर इन AP. दैट मीन्स B ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. तो आपने देखा जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं होते हैं. आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो अप्लाई करनी होती है. इज इट ऑल राइट? ये. तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगेन फ्रॉम JEE Mains 2020. You are given if for some alpha beta in real numbers, the intersection of the following 3 planes is a line in R3, that means in 3D, तो alpha plus beta की value we have to find out. So let us now see solution of this question. Let us write the 3 equations first. First equation you can see is x plus 4y minus 2z is 1. So x plus 4y minus 2z is equal to 1. सेकेंड है x plus 7y minus 5z is equal to beta. थर्ड इक्वेशन है x plus 5y and plus alpha z is equal to 5. और आपको दिया है इनका जो ये 3 प्लेन्स है बेटा, ठीक है ना. तो इन जनरल प्लेन की इक्वेशन होती है ना, ax plus by plus cz is equal to d. So these are 3 planes which are intersecting in a line. अब देखो 3 प्लेन्स अगर एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो इस तरह से कोई भी अगर हम ले लें, ठीक है ना, जैसे एक प्लेन ये हो गया आपका, एक प्लेन कुछ ऐसे हो गया, मान लो तीसरा प्लेन कोई ऐसे है. इज इट ऑल राइट? लाइक दिस. तो इफ 3 प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन, तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइटली मेनी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 प्लेन्स एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ऑलराइट. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन ये होती है, डेल्टा तो 0 होता ही है बेटा, साथ ही साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर इक्वल टू 0. इज इट ओके? तो पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0. सो लेट अस टेक डेल्टा. हाउ डू वी ऑब्टेन डेल्टा? इट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. x के कोफिशिएंट्स देखो क्या है? 1, 1, 1.
So this will be 1, 1, 1. Y के coefficients are 4, 7, 5, right? और फिर Z के coefficients -2, -5 and alpha. This is equal to 0. अब आप देखो इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगा सकते हो, 2 1 है तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट वैल्यू ऑफ अल्फा टू बी इक्वल टू -3. तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी -3. अब हम लेते हैं डेल्टा 0 हमने ले लिया बेटा. नाउ लेट अस टेक डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0. अब सेकेंड कंडीशन लो कि डेल्टा 1 हमारा क्या होना चाहिए, 0. Let us write delta 1. तो this should also be equal to 0. अब डेल्टा 1 में क्या होता है कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं they are replaced by constants. What are the constants? 1 बीटा 5. तो इसको रिप्लेस कर दो 1 बीटा एंड 5. अब y के कोफिशिएंट्स मतलब कॉलम 2 और z के कोफिशिएंट्स मतलब कॉलम 3 will come as it is. तो we get 4 7 5 -2 -5 अल्फा. अब हमने अल्फा की वैल्यू -3 निकाली है, सो वी कैन पुट हेयर वैल्यू ऑफ अल्फा टू बी इक्वल टू -3. तो आप इसको सॉल्व कर लो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करके, एक ही अननोन रह जाएगा बीटा. सॉल्व करके बेटा बीटा की वैल्यू यहाँ पे विल कम आउट टू बी 13. सो बीटा विल कम आउट टू बी 13. अब देखो यहीं पे आप अल्फा प्लस बीटा मत निकालो, क्योंकि आपको पता है ये कंडीशन भी होती है कि डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी 0 होने चाहिए. तो ये भी वेरीफाई करनी जरूरी है, क्योंकि देखो अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 0 है और अगर इनमें से कोई नॉन जीरो हो गया तब तो नो सोल्यूशन वाला केस बन जाएगा. क्योंकि नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि डेल्टा 0 होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो. तो आपने ये दोनों भी 0 हैं इन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा के लिए ये चेक करना है. तो डेल्टा 2 लिखते हैं देखो यहाँ पे. लेट मी राइट डेल्टा 2 ओवर हेयर. सो डेल्टा 2 के लिए देखो क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस y के कोफिशिएंट्स बाय कांस्टेंट्स. x के कोफिशिएंट्स 1 1 1 एज इट इज आएंगे बेटा. कांस्टेंट्स हमारे कितने थे, 1 बीटा 5, तो ये यहाँ पे आएगा. ठीक है ना, ये देखो 1 बीटा 5 और z के कोफिशिएंट्स -2 -5 और अल्फा, -2 -5 एंड अल्फा. अब हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे जो निकाली हैं. अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है -3 और बीटा की वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड एज 13. ये वैल्यूज यहां पुट करके बेटा जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 0. ऑलराइट, ये जरूर वेरीफाई करना है. सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन डेल्टा 3. डेल्टा 3 में देखो क्या करना था, z के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है. तो पहला कॉलम x के कोफिशिएंट्स एज इट इज आएंगे बेटा 1 1 1. फिर देखो ये देखो x के कोफिशिएंट्स 1 1 1, y के 4 7 5 दे विल कम एज इट इज. सो वी हैव 4 7 5 और फिर कांस्टेंट्स 1 बीटा एंड 5. इज इट ऑलराइट? तो बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है कितनी, 13. सो पुट बीटा एज 13 और इसको सॉल्व करोगे तो अगेन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी 0. तो ये वेरीफाई जरूर करना है. तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि इफ अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 13, अगर हम ये वैल्यूज लेते हैं देन वी हैव डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, all the 4 determinants will be 0. That means system has infinitely many solutions. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों थे, क्योंकि प्लेन्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं. अब निकालना क्या था वो देखो, वी हैड टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सो लेट अस ऑब्टेन नाउ अल्फा प्लस बीटा. So that means alpha plus beta will be equal to -3 plus 13, that is equal to 10. So that is our answer. Check करते हैं which option is correct. तो as you can see बेटा B option में 10 दिया है, तो that means यहाँ पे B option will be correct. Got it? तो लाइन में अगर प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आपको पूछा है इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ C
for which this system of linear equations has a non-trivial solutions. And this question is from JEE Mains 2019. So let us do solution of this question. Again we will write the three equations first. First equation is x minus cy minus cz is equal to 0. Second equation is cx minus y plus cz is 0, and third is cx plus cy minus z is equal to 0. Again you can see इन तीनों इक्वेशंस में बेटा राइट साइड पे हमारा 0 है. ये देखो तो राइट साइड पे 0 है, हर टर्म की डिग्री सेम है, तो दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसके बारे में आपको कहा है कि इट हैज गॉट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. तो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. आप देखो होमोजेनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इसकी कंडीशन होती है कि डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट? क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट क्योंकि 0 होता है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑलरेडी 0, तो एक ही कंडीशन बच जाती है कि डेल्टा 0 होना चाहिए. तो लेट अस टेक नाउ डेल्टा. डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. x के कोफिशिएंट्स हैं 1 c c. टेक कोफिशिएंट्स ऑफ y माइनस c माइनस 1 c. फिर यहाँ पे माइनस c c माइनस 1, this is equal to 0. So now we can apply some transformations to simplify it. तो ये देखो this c can be made 0, c minus c 0, तो we can apply transformation c2 goes to c2 minus c1. Then we can make this also as 0, c minus c 0, तो we can apply c3 goes to c3 minus c1. Let us apply the transformations. तो c1 will remain as it is. कॉलम 1 is 1 cc. ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो माइनस c माइनस 1 माइनस 1 माइनस c एंड देन 0. नाउ अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. c3 goes to c3 minus c1, minus c minus 1, then we have c minus c0, then minus 1 minus c. This is equal to 0. Now notice one thing. आपके पास कॉलम 2 में हमारे पास माइनस सी माइनस 1 कॉमन है और यहाँ भी माइनस सी माइनस 1 कॉमन है. तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में वी टेक रो और कॉलम वाइज कॉमन. तो बाहर आ गया माइनस सी माइनस 1 इंटू माइनस सी माइनस 1 एंड वी गेट फ्रॉम व्हाट इज लेफ्ट नाउ 1 सी सी. कॉलम 1 एज इट इज आएगा, कॉलम 2 बन गया 1 1 0 और कॉलम 3 है 1 0 1. This is equal to 0. अब देखो ये हमारे पास एक तरह से फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई. तो इसको पहले फैक्टर को लो. This means 1 plus c is equal to 0, है ना? ये माइनस कॉमन ले लो तो 1 plus c 0, दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई कितनी? -1 यहाँ से. अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहो तो और ट्रांसफॉर्मेशंस भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे यू कैन अप्लाई here c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c1. उससे क्या होगा बेटा? ये दोनों 1 हमारे बन जाएंगे 0. तो let us apply this transformation. Let's see what do we get. First column as it is 1 c c. Second column हो जाएगा 0 1 minus c minus c. Is it all right? Then c3 goes to c3 minus c1. We have 0 minus c 1 minus c. This is equal to 0. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये देखो now we can expand by what? Row 1, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 zeros हैं. तो if we expand we are getting 1 into this into this minus this into this. That is 1 minus c का whole square minus c square will be equal to 0. Open the brackets. 1 plus c square minus 2 times c minus c square is 0. As you can see, c square will get cancelled. We get c equal to 1 by 2. Is it all right? तो ये दोनों फैक्टर्स तो देखो सेम ही थे, तो इनको किसी को भी 0 पुट करें, c की वैल्यू आएगी -1 और 1 by 2. दैट मीन्स हमारे पास c की वैल्यू आई है -1 या फिर 1 by 2. These are the two values of c.
आपको कौन सी वैल्यू चाहिए थी, नोटिस करो, वी हैड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ C बिलोंगिंग टू R। तो दो ही वैल्यूज आई हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है, 1/2। ऑलराइट, सो दिस वन इज ग्रेटेस्ट आउट ऑफ द टू। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट है, तो दैट मीन्स वी विल टेक वैल्यू ऑफ C एज हाफ। ऑलराइट, दिस शुड बी द solution. Let us check which option is correct. So you can see 1/2, that means B option. So in this question also B option will be correct, right? Now let's see the next question. Look at question number 9. Now this question is from JEE Mains 2019. You are given a system of linear equations and you are given system is consistent. Then you have to tell which of the following options is correct. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें इक्वेशंस लिखेंगे बेटा. सो लेट अस नाउ लुक एट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो वी फर्स्ट राइट द थ्री इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 4y plus 7z is equal to g. Second equation is 3y मतलब 0 into x minus 3y plus 3y and minus 5z is equal to h. Third equation is minus 2x plus 5y and minus 9z is equal to k. ये बेटा minus 5 है. Let me write it properly. This is minus 5. अब देखो आपको दिया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है. अब जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जीरो नहीं है, तो जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. आइदर वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, राइट, और वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट. Consistent means that system has a solution. Now condition for unique solution is that delta is not equal to 0. और infinitely many solutions में delta, delta 1, delta 2, delta 3 all are equal to 0. तो सबसे पहले तो हम delta चेक करते हैं 0 है या नहीं. तो let us obtain delta over here. Again delta will be coefficients of x, y and z. x के coefficients are 1, 0, minus 2. राइट, सो वी राइट लाइक दिस. फिर y के कोफिशिएंट्स लेते हैं कॉलम 2 में, -4, 3, 5. सो -4, 3, 5. देन टेक कोफिशिएंट्स ऑफ z, 7, -5, -9. लेट अस सॉल्व इट. इज इट ऑल राइट? तो इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो. मान लो हम रो 1 से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी 1 into -27 minus minus plus 25, then plus 4 into 0 minus 10, then we have plus 7 multiplied by 0 minus 6. ये हमारे पास आ गया -2 minus 40 plus 42, that is equal to 0. अब देखो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, तो इसका मतलब ये केस नॉट पॉसिबल. इज इट ऑल राइट? तो ये वाला केस जो है वो हो जाएगा नॉट पॉसिबल. तो डेल्टा 0 अगर है तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे 0 होने चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मेनी. तो बिकॉज वी हैव गॉट दैट डेल्टा इज 0, वी विल से दिस इंप्लाइज सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ऑलराइट, अब देखो जैसे इसमें आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 किसी को भी 0 पुट कर लो. आपको करना क्या है? देखो ऑप्शन देखो, GHK में आपको एक रिलेशन निकालना है. जैसे डेल्टा 1 में हम x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, डेल्टा 2 में y के, डेल्टा 3 में z के. क्योंकि इसमें बड़ी टर्म्स हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. तो दैट मीन्स देखो वैसे तो ये सारे ही होंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल विल बी इक्वल टू 0. पर्टिकुलरली आई एम टेकिंग दिस वन. क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए. आप नोटिस करो z के कोफिशिएंट्स थोड़े बड़े हैं तो इनको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं. ऑलराइट, सो दैट मीन्स डेल्टा 3 देखो कितना हो गया. x के कोफिशिएंट्स वही रहेंगे विच आर 1, 0, -2. y के कोफिशिएंट्स भी वही रहेंगे, -4, 3 एंड 5. अब z के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करो विच आर g, h एंड k.
So let me write GHK, right? तो this is equal to 0. किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर दो. Let us expand by column 3. Is it all right? So I am here expanding by column 3. All right? कॉलम 3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो दिस टर्म विल बी विथ प्लस साइन, ये माइनस और ये प्लस. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी हैव g into leave first row third column, we have 0 minus minus plus 6, then minus h. Leave second row third column, we have 5 minus 4 2s are 8, then plus k. Leave third row third column, we have 3 minus 0. This should be equal to 0. So we get 6g minus minus plus 3h and plus 3k is equal to 0. We can divide by 3. Let us divide by 3. So we get the condition that 2 times g plus h plus k is equal to 0. तो ये रिलेशन होना चाहिए g, h और k में. ये देखो आप कहीं से भी निकाल सकते हो. चाहो तो डेल्टा 1 को 0 पुट कर लो, डेल्टा 2 को 0 पुट कर लो या डेल्टा 3 को. इज इट ऑल राइट? तो वी आर गेटिंग दिस 2g plus h plus k is 0. Let us check which option is correct. So look here, 2g plus h plus k 0, which is A option. तो A option will be correct, right? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. Now this is again from JEE Mains 2019. Question is, number of values of theta belonging to open interval 0 to pi which satisfy this system of equations, और इनका है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. कि थीटा की वैल्यू क्या लें ताकि इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाए. तो लुक एट नाउ solution of this question. Let me take the equations first. First equation is x plus 3y plus 7z is equal to 0. Second equation is minus x plus 4y plus 7z is equal to 0. Third equation is sine 3 theta into x, then plus cos 2 theta into y and plus 2z is 0. Again you can see that right side पे 0 है, हर टर्म की डिग्री सेम है. तो this system is homogeneous system of equations. Is it all right? तो ये कैसा है देखो, homogeneous system of equations. जिसके बारे में आपको दिया है it has got non-trivial solutions. तो the system has non-trivial solutions. अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होते हैं होमोजेनियस सिस्टम में? जब डेल्टा होता है 0. तो लेट अस टेक डेल्टा. x के कोफिशिएंट्स लो पहले, विच आर 1 minus 1 sin 3 theta. So that will become column 1. Column 2 में y के कोफिशिएंट्स 3 4 cos 2 theta. So 3 4 cos of 2 theta. फिर z के कोफिशिएंट्स 7 7 2. This will be equal to 0, right? अब किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो. Let us expand by row 3. All right? रो 3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस एंड प्लस. तो we are expanding by row 3. Let's see what do we get. So we have sine 3 theta. Leave first column and third row. तो 21 minus 28. Then we have minus cos 2 theta. Leave third row and second column. We get 7 plus 7. Then we have plus 2. 4 plus 3 is equal to 0. Let's simplify. We are getting minus 7 sin 3 theta minus 14 cos 2 theta and plus 14 is equal to 0. Got it? तो इसको डिवाइड कर दो 7 से या minus 7 से कर लो. Let us divide this equation by minus 7. We get sine 3 theta plus 2 cos 2 theta and plus 2 is equal to 0. Is it all right? आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन 3 थीटा का. साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा minus 4 साइन क्यूब थीटा.
इज इट ओके? यहाँ पे -2 आएगा, सॉरी, क्योंकि हमने -7 से डिवाइड किया बेटा, तो दिस टर्म विल बी -2. गॉट इट? अब देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा की टर्म्स में है, तो cos 2 थीटा का भी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, so that in the complete trigonometric equation we have only one variable. So I am applying over here plus 2 times 1 minus 2 sine square theta and then minus 2 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करते हैं. Let us open the brackets. तो -3 ये this is 3 sine theta minus 4 sine cube theta, open the bracket, 2 minus 4 sine square theta minus 2 will be equal to 0. You can see here 2 and minus 2 will get cancelled. In the remaining terms we can observe sine theta is common, rather minus sine theta common ले लो, ठीक है? तो we are left with 4 sine square theta, then we have plus 4 sine theta and minus 3, this is equal to 0. अब देखो ये फैक्टराइज हो गया, आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 और दिस फैक्टर विल बी 0. अगर हम पहला फैक्टर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0, दिस वुड इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई. इज इट ऑल राइट? वेयर n इज एनी इंटीजर. अब देखो आपको सॉल्यूशंस चाहिए किस में? 0 से पाई में. तो आप ये भी कह सकते हो इसमें जनरल सॉल्यूशन ना भी निकालो तो डायरेक्टली भी कह सकते थे कि अगर n को 0 लोगे थीटा 0 आएगा, n को 1 लेंगे पाई आएगा. दोनों ही बिलोंग नहीं करते ओपन इंटरवल 0 टू पाई को. तो इस पहले केस से हमें कोई भी सॉल्यूशन बेटा 0 से पाई में नहीं मिलता, तो ये दोनों सॉल्यूशंस आर रिजेक्टेड. Let us take the second factor, which is now 4 sine square theta plus 4 sine theta and minus 3 is equal to 0. अब इसको फैक्टराइज करते हैं. Let us split the middle term. So we have 4 sine square theta plus 6 sine theta minus 2 sine theta and minus 3 is equal to 0. You can see in the first two terms 2 sine theta is common. What is left? We have 2 sine theta plus 3, right? And then minus 1 common. Again we have 2 sine theta plus 3 is equal to 0. Is it all right? Yeah, okay. Now we have two factors, 2 sine theta minus 1 into 2 sine theta plus 3 is equal to 0. तो इस फैक्टर को 0 पुट करने पे वी आर गेटिंग साइन थीटा एज 1/2 और ये वाला फैक्टर 0 पुट करके वी गेट साइन थीटा इज -3/2. ऑल ऑफ यू नो दैट रेंज ऑफ साइन थीटा इज -1 to 1. तो ये वाला केस रिजेक्टेड है. वाई? बिकॉज साइन थीटा ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन -1 to 1, है ना? हमेशा इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है. तो इसका मतलब ये वाला केस हम लेंगे कि साइन थीटा हाफ है. चाहो तो इसका जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दो, वरना आपको पता है कि आपको 0 से पाई में सॉल्यूशन चाहिए तो 2 पॉइंट्स पे होता है, एक π/6 पे और एक π-π/6 पे. इज इट ऑल राइट? तो थीटा विल टेक वैल्यूज π/6 एंड 5π/6. तो ये हमारे पास आ गए 2 सॉल्यूशंस. ऑल राइट? तो वी आर गेटिंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस बेटा? 2 सॉल्यूशंस. आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, साइन थीटा इज साइन π/6, लुक हियर, और यू कैन डू इट लाइक दिस. वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6. इसका जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दो तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज पर n इंटू π/6. फिर आप इसमें देखो एक बारी n को अगर 0 पुट करते हो तो वी आर गेटिंग थीटा टू बी इक्वल टू π/6. n को 1 पुट करो, थीटा विल बी पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6. n को 2 लोगे तो 2 पाई प्लस आएगा विच इज आउटसाइड द इंटरवल 0 to पाई. ऑलराइट? तो ये जो हमारे दोनों सॉल्यूशंस थे बेटा वो बिलोंग करते हैं ओपन इंटरवल 0 से पाई को.
सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि आंसर हमारा आ गया हाउ मेनी सॉल्यूशंस बेटा 2 सॉल्यूशंस। तो आपको देखो नंबर ऑफ वैल्यूज ही पूछी थी थीटा की, चेक करते हैं ऑप्शन। सो लुक हियर, तो क्वेश्चन एज यू कैन सी वाज दिस, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा जो हमें बतानी थी, फॉर विच दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो 2 आई है, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इज इट ओके बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसमें फॉर्म करनी है, फैक्टराइज करनी है और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो you have seen now in this lecture we did objective questions और सारे हमने previous year questions किए based on solving a system of linear equations. Unique solution हो, infinitely many solution हो, no solution हो, तो as I told you in the beginning of the lecture that we mostly prefer determinant method क्योंकि objective type questions में बेटा वही हमें easy रहता है। मैट्रिक्स मेथड से अगर करने जाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो जाते हैं। इज इट ओके? सो प्लीज प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। कम से कम एक क्वेश्चन यूजुअली इसका जेई मेंस में बेटा जरूर आता है और एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, राइट? सो थैंक यू एंड बाय बाय।